हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और बहुत दिनों के बाद आई एम बैक इन अ चेल्सी जर्सी, और चेल्सी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ डेडिकेटेडली इस वीडियो में। काफ़ी दिन से किया नहीं। मैं देख रहा था कि क्या रहती है चेल्सी की ट्रांसफर विंडो, प्री सीज़न कैसा रहता है, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि एक ऑब्जेक्टिव व्यू रखूँ मैं, और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है चेल्सी को लेके, उस पर जो है मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और क्योंकि एक अब स्केलेटन सा रेडी हो गया है स्क्वाड का, हमको अब पता है कि किस तरीके से हम लाइनअप होंगे और किस तरीके से जो है हम खेलेंगे, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो पोचेटिनो यूज़ करने वाले हैं, इसका एक हमको खासा आइडिया हो गया है। तो उससे जो है मैं कोशिश करूंगा प्रिडिक्ट करने की कि क्या मुझे लगता है कि क्या होगा। तो अगर आप मॉरित्सियो पोचेटिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो काफ़ी कमांडिंग लग रहे हैं वो, और एक नई साइड देखी हमने उनकी। हमेशा मॉरित्सियो पोचेटिनो को देख के ऐसा लगता है कि वो शायद अंडर प्रेशर हैं, या उनको उतनी अथॉरिटी नहीं दी जा रही जितनी उनको चाहिए एक फुटबॉल क्लब रन करने के लिए, या जो उनको टीम में जिस तरीके से अपना एक व्यू रखना है या अपनी एक पकड़ बनानी है, उसके लिए उनको उतनी पावर नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए, जो पहले उनके साथ कुछ केसेस में हो चुका है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर जो है बोर्ड बैक कर रहा है मॉरित्सियो पोचेटिनो को। साइनिंग्स में जो भी इनपुट है उनका लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उगारते की, जो साइनिंग नहीं हुई थी, तो उसमें ऐसा आया था कि पोचेटिनो ने कहा था कि प्लेयर अच्छे हैं लेकिन हमको ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए विद द प्राइस जो डिमांड कर रही थी स्पोर्टिंग। और एक और न्यूज़ आ रही है कि व्लाहोविच से भी ज़्यादा कुछ कन्विंस नहीं है पोचेटिनो, तो हो सकता है कि व्लाहोविच की परसूट ना करे चेल्सी। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं लिए जा रहे हैं, और उन्होंने साफ बोला है कि हमको एक मिडफील्डर की ज़रूरत है, और जो टीम है वो काम कर रही है उसके पीछे, काइसेडो को रेफ़र करते हुए, ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली काइसेडो का नाम नहीं लिया है। और बहुत क्लियरली बोला है कि दी एक्सपेक्टेशन इज़ टू विन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 साल 2 साल लगेगा जीतने के लिए या बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमको कोशिश करनी है, हम अच्छा खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमको जो है डे वन से जाना है और टाइटल जीतने की कोशिश करनी है। वी विल ट्राई एंड विन द प्रीमियर लीग टाइटल। तो ये जो एक एटीट्यूड है और ये जो अप्रोच है, ये देख के मज़ा आ रहा है। प्री सीजन में भी दिखा है, एक बहुत अच्छा प्री सीजन रहा, अनबीटन रही प्री सीजन में चेल्सी, एक भी मैच नहीं हारी। अच्छी परफॉर्मेंसेज हमको देखने को मिली, कुछ प्लेयर से ऐसा देखने को मिला जो हमने सोचा नहीं था कि वो उस चीज़ के भी केपेबल है। तो एक अच्छा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसमें अगर कुछ एडिशंस हो जाते हैं तो आई थिंक ये टीम कुछ अच्छा कर सकती है इस सीज़न। तो एक बार स्क्वाड पे नज़र डालते हैं, डेप्थ पे नज़र डालते हैं कि चेल्सी किस तरीके से लाइनअप हो सकती है, क्या क्या चेल्सी ने प्लेयर्स साइन करे हैं इस विंडो में, और किस तरीके से जो है हम अपने 11 प्लेयर्स फील्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा पोचेटिनो ने बेसिकली चेल्सी को एक 4-2-3-1 शेप में लाइनअप किया था। तो अगर हम गोलकीपर की बात करें तो कैपा और सैंचेज हमारे गोलकीपर हैं। रॉबर्ट सैंचेज हमने ब्राइटन से अभी अभी साइन किया है, और कैपा का ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं रहा था प्री सीजन, और कैपा से मुझे ऑब्वियसली वो फील नहीं आती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कैपा के रहते हुए हम कोई मेजर टाइटल के लिए या मेजर ट्रॉफी के लिए चैलेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट सैंचेज की भी जो साइनिंग है वो ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर कीपर हैं कैपा से। आई थिंक रॉबर्ट सैंचेज थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए आए हैं कैपा, और कैपा अगर गड़बड़ करते हैं तो चेल्सी के पास एक प्रॉपर गोलकीपर होगा टू टर्न टू। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक सीज़न जो है कैपा का निकलने के बाद नेक्स्ट सीज़न हम उनको ऑफलोड कर सकते हैं, बिकॉज 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बचेगा कैपा का। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक प्रॉपर कीपर हम साइन करेंगे। मे बी माइक मानियान के लिए जाएं नेक्स्ट सीज़न, या किसी और गोल कीपर के लिए जाएं, बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म दोनों कैपा या सैंचेज ही हैं। लेकिन इस सीज़न के लिए आई थिंक कैपा हमारे स्टार्टिंग में नंबर 1 होंगे, और वो अगर कुछ गलती करते हैं तो सैंचेज आ सकते हैं। तो ठीक है, मतलब ये बहुत बढ़िया तो नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब इतना भी कोई वो नहीं है कि हमारे पास गोल कीपर नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास 2 रिकग्नाइज गोल कीपर हैं, तो ये अच्छा है। उसके बाद हम आते हैं अपने पूरे डिफेंस लाइन पे, जो मुझे लगता है कि सॉर्टेड है। आई थिंक यहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम अपनी गलतियों से सीखे हैं। हमने जब देखा था कि हमारे सेंटर बैक्स या हमारे फुल बैक्स इंजर्ड हो जाते थे, तो मेक शिफ्ट तरीके से हमको कुछ प्लेयर्स को उन पोजीशंस पे खिलाना पड़ता था। तो अगर मैं सबसे पहले राइट बैक की बात करूं, जो हमारी एक मेजर हेडेक रही है, तो वहाँ पर रीस जेम्स तो हैं, और उनका एक बहुत ही बेहतरीन बैकअप आ जाता है मालो गुस्तो। और मालो गुस्तो ने दिखाया है कि क्यों उनके पीछे इतनी सारी टीम्स पड़ी हुई थी, और प्री सीजन में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेफ्ट बैक पे कुकुरेया, बहुत ही खराब प्री सीजन। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी उन्होंने कन्विंस किया है, और लास्ट सीजन जो उनकी इनकन्सिस्टेंसी थी उससे बहुत लोग इंप्रेस्ड नहीं थे, और अभी भी उन्होंने कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं किया अपने आप को ऐसी प्री सीजन परफॉर्मेंस से। तो देखते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है। लुइस हॉल क्रिस्टल पैलेस जा रहा है लोन पे, तो आई थिंक कुकुरेया पे भरोसा किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो फ्रंट लाइन लेफ्ट बैक होने वाले हैं वो होंगे बेन चिलवेल, इसमें कोई डाउट नहीं। बेन चिलवेल अगेन, उनकी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रही है, लेकिन मुझे लगता है अगर
थोड़ा सा केमिस्ट्री आ जाती है इस टीम में, जेल हो जाते हैं सब लोग, तो बेन चिलवेल इज़ अ प्रॉपर टैलेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद इयन मैटसन भी रुक रहे हैं, उनकी मैं बात आगे करूंगा, तो इयन मैटसन भी आपका एक पोटेंशियल लेफ्ट बैक पे ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम सेंटर बैक वाली सिचुएशन पे आएँ तो लेफ्ट सेंटर बैक पे आपके पास लीवाई कॉलवेल और बेनवा बदियाशील हो जाते हैं। बेनवा बदियाशील अभी बाहर है, तो सितंबर तक तो लीवाई कॉलवेल बखूबी खेल सकते हैं उस लेफ्ट हैंड साइड में। फिर राइट हैंड साइड पे आपने एक्सेल डिसासी को साइन किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है, तो थियागो सिल्वा अगेन। लेकिन अब आप रोटेशन में एक्सेल डिसासी को भी खिला सकते हैं, बिकॉज वेस्ली फोफाना बाहर हो चुके हैं। ट्रेवो चालोवा मोस्टली चले जाएंगे छोड़ के, मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा रेट किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से, बट देखते हैं ट्रेवो चालोवा का क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि वो रुके, अपने आप को प्रूव करें, उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीवाई कॉलविल एक्सेल डिसासी वॉक कर जाएंगे टीम में। अगर ट्रेवो चालोवा को भी एक प्रॉपर और फेयर चांस मिलेगा तो आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं, और उनको मिलना चाहिए वो चांस अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन अगर हम डेप्थ की बात करें तो आई थिंक ये काफ़ी सही डेप्थ है। आपके पास 5 प्रॉपर सेंटर बैक्स हैं, फोफाना अगर फिट हो जाते हैं तो 6 सेंटर बैक्स हो जाते हैं, और आपके पास कुकुरेया हैं, चिलवेल हैं, जेम्स हैं, गस्तो है, तो आपका बैक लाइन काफ़ी सॉर्टेड है। अब आ जाते हैं मिडफील्ड पे, जो कि थोड़ा हेडेक है, जो कि थोड़ा सरदर्दी है हमारे लिए, और मुझे लगता है ये एक एरिया है जहां पर हमको सबसे ज़्यादा अभी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो आपके पास हो जाते हैं एंजो फर्नांडिस और आंड्रे सैंटोस। एंजो फर्नांडिस तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हर गेम। आंड्रे सैंटोस हमने देखा उनके साथ खेले, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो डिसरप्टर का काम करे, डिस्ट्रॉयर का काम करे। वो हो सकते हैं आपके मोइसेस काइसेडो। मुझे लगता है कि मोइसेस काइसेडो की डील मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। ये वीडियो मैं काइसेडो की डील होने से पहले बना रहा हूँ। इस बीच में काइसेडो की डील हो जाती है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और बैकअप में आपके पास फिर गैलेगर भी है, गैलेगर रुक रहे हैं। तो अगर काइसेडो और एंजो का एक डबल पिवट होता है तो ये बहुत शानदार मिडफील्ड है मेरे ख्याल से। और काइसेडो के आने से एंजो को एक फ्रीडम मिलेगी, जो हमने उनको अर्जेंटीना में जिस तरीके से खेलते देखा है, जो अभी तक हम चेल्सी में उनको नहीं खेलते हुए देख पाए थे। लोग बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं एंजो का रोल। उनको लगता है कि एंजो एक प्रॉपर डीएम है, वो आएंगे पीछे, बॉल छीनेंगे भी, मूव भी आगे करेंगे और गेम भी वही चलाएंगे। ऐसा नहीं है। एंजो इज़ मोर ऑफ अ 8 जो कि उस 6 वाली पोजीशन में खेलते हैं, पीछे आके आपकी मदद करेंगे डिफेंसिवली, लेकिन जब तक आप उनको फ्रीडम नहीं दोगे वो एक्चुअली में क्या कर सकते हैं वो आपको नहीं दिखेगा, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था अर्जेंटीना के लिए जब उनके साथ रॉड्रिगो दी पॉल खेलते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि काइसेडो अगर आ जाता है, काइसेडो को साइन कर लेती है चेल्सी, तो एंजो को एक बहुत बेहतरीन फ्रीडम मिलेगी यहाँ पे और उनका गेम अलग से निखर के आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर काइसेडो नहीं आते तो मे बी टाइलर एडम्स, उनसे बात चल रही है, या कोई और प्लेयर, तो देखते हैं क्या होता है इस सिचुएशन में। लेकिन अगर ये हम कर लेते हैं, काइसेडो की साइनिंग हो जाती है, तो आई थिंक इस एरिया में भी हमारी डेप्थ डिसेंट हो जाएगी। अब आते हैं फॉरवर्ड लाइन पे। तो लेफ्ट साइड में आपके पास 2 ऑप्शन है, मुद्रिक और मार्टसन। मार्टसन एक बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है जो राइट पे भी खेल सकता है, लेफ्ट पे भी खेल सकता है, तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको लेफ्ट साइड पे यूज़ किया जाएगा एज अ रोटेशन टू मुद्रिक। फिर सेंटर में आपके अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे एनकुंकू और चुक्वामेका। अनफॉर्चुनेटली एनकुंकू जो लास्ट प्री सीजन गेम था हमारा डॉर्टमंड के अगेंस्ट, उस पर इंजर्ड हो गए थे बिकॉज पिच की कंडीशन बहुत ख़राब थी और थोड़े टाइम के लिए वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन चुक्वामेका का भी प्री सीजन अच्छा गया था, तो हम देख सकते हैं कि चुक्वामेका को उस एरिया में यूज़ किया जा सकता है। राइट साइड में देखें तो स्टर्लिंग अगेन बहुत ही ख़राब प्री सीजन, लेकिन स्टर्लिंग हम सब जानते हैं कि एक प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर है और मे भी शायद वो एक दूसरी पोजीशन खेल रहे हैं, राइट पे वो खेले नहीं है, तो शायद उनको अडेप्ट करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इसीलिए ये इनिशियल जो फेज़ होगा सीज़न का वो स्टर्लिंग को अपने आप प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज नोनी मादुएके का लास्ट सीज़न काफ़ी डिसेंट था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा वो खेले थे, लेकिन जो भी हमने प्लेयर साइन करे थे जनवरी में, आई थिंक उसमें से एंजो के बाद अगर मैं बात करूँ तो मादुएके और बदियाशील, ये 2 प्लेयर्स ने काफ़ी इंप्रेस किया था। और मादुएके में काफ़ी इंप्रेसिव ट्रेड्स हैं, ही कैन टेक ऑन डिफेंडर्स और स्पेस है उनमें, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लिंकअप उनका अच्छा है। तो अगर उनको डेवलप किया गया तो एक सीरियस टैलेंट बन सकते हैं। एक जो मैं प्लेयर जो चाहता था रुके वो है एंजेलो गैब्रियल। अभी ये न्यूज़ आ रही है कि वो शायद लोन पे जा सकते हैं, तो अगर वो लोन पे चले गए तो आई थिंक स्टर्लिंग ही मोस्टली फिर उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप 3-4 प्लेयर्स नहीं रखना चाहेंगे एक पोजीशन के लिए। और अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज मादुएके को भी आप ठीक ठाक पैसा खर्च करके लाए थे और एंजेलो गैब्रियल इज़ ओनली 18, तो आसान होता है उनको लोन पे भेजना। बट मैं चाहता था कि एंजेलो गैब्रियल रुके, बट देखते हैं क्या होता है इस सिचुएशन में। तो स्टर्लिंग मादुएके आपके राइट विंग के 2 ऑप्शन हो गए। अब स्ट्राइकिंग ऑप्शन की बात करें तो निकलस जैक्सन और अरमांडो ब्रोहा। निकलस जैक्सन बहुत ही बेहतरीन रहे प्री सीजन में और बहुत ही उन्होंने अच्छा गेम दिखाया। लिंकअप उनका एनकुंकू के साथ बहुत सही था, मार्टसन के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी लगी फील्ड पे। एक अच्छे फिनिशर हैं, पेसी हैं, होल्ड अप प्ले भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी हैं,
क्या वो हमारे लिए 15 से 20 गोल स्कोर कर सकते हैं, वो एक सवाल है जिसका हमको जवाब सीजन में मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्राइकर है जैक्सन, जो हमको प्रोवाइड करा सकता है जो हमने लैक किया अभी तक, वो है अश्योरेंस इन फ्रंट ऑफ गोल। एक ऐसा प्लेयर जो थोड़ा सा बैक लाइन के पीछे से रन बनाए डिफेंडर्स की, जो थोड़ा सा पेस दिखाए, स्ट्रेंथ दिखाए और एक अशोर्ड फिनिशर हो। जैक्सन में वो ट्रेड्स दिखते हैं। तो ये हमारी टीम की स्क्वाड डेप्थ हो गई और जो हमको दिखा है प्री सीजन में आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव है। क्या टाइटल जीता जा सकता है इस टीम से? अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नए मैनेजर आए हैं जिनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा यंग स्क्वाड है और इस यंग स्क्वाड में धीरे धीरे जो है वो एक्सपीरियंस आएगा और धीरे धीरे जो है वो डेवलप होंगे ये प्लेयर्स मेंटली, फिजिकली। और अगर हम बात करें कोचिंग स्टाइल इंप्लीमेंट करने में टाइम तो लगता है। आई फील आपको एक पूरा सीजन लगता है ये मेटामॉर्फोसिस करने में, एक चेंज इंप्लीमेंट करने में, जो कि ये सीज़न होने वाला है। ईजी नहीं होगा ये सीज़न, बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले 7-8 मैचेस पे नज़र डालें जो ईपीएल में हमारे 7-8 मैचेस हैं, तो पहला गेम हमारा लिवरपूल के अगेंस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये होम में है, एक नई टीम है, एक फ्रेश मैनेजमेंट है और एक नए उत्साह के साथ प्लेयर्स जो हैं उतरेंगे फील्ड पे। तो आई होप कि यहाँ पर जो है हम इस गेम को बहुत अच्छे से अप्रोच करेंगे। फिर आते हैं हम वेस्ट हैम, जो कि रिलेटिवली एक इजी गेम होना चाहिए क्योंकि वेस्ट हैम ने भी ज़्यादा साइनिंग्स नहीं करी हैं। सिर्फ एक एडसन अल्वारेज मेजर साइनिंग है जो उन्होंने करी है, बाकी एज सच कोई उन्होंने साइनिंग नहीं करी है। तो मुझे लगता है वेस्ट हैम इस बार स्ट्रगल करेगी। उसके बाद लूटन टाउन, न्यूली प्रमोटेड टीम। नॉटिंघम फॉरेस्ट पिछले साल प्रमोट होके आई थी। बोर्नमथ, एस्टन विला एक बहुत अच्छी टीम है। लेकिन फुलम, जिनको ऑलरेडी हम प्री सीजन में हरा चुके हैं। उसके बाद बर्नली, अगेन अ न्यूली प्रमोटेड टीम। और उसके बाद 21 अक्टूबर को हमारा मैच होता है आर्सेनल से। 8 अगर मैं मैचेस देखूं शुरू में, एस्टन विला और लिवरपूल के अलावा बाकी मैचेस ऐसे हैं जिसमें चेल्सी एज फेवरेट्स जाएगी। और अगर हमने इन 8 मैचेस को नेगोशिएट कर लिया अच्छे से, जहां पर आप कह सकते हैं कि शुरू के 8 मैच में आपकी 6 विन्स हैं, 1 ड्रॉ है, 1 लॉस है, या आपके 7 विन्स हैं, 1 ड्रॉ है, या 8 के 8 ही आप जीत गए इन द बेस्ट केस सिनेरियो। ये आपका जो टॉप 4 आप जो चेस कर रहे हैं, जो टॉप 5 हो गया है अब, क्योंकि अब 5 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी इंग्लैंड से चैंपियंस लीग के लिए नेक्स्ट सीजन। तो आपके टॉप 5 में ये काफ़ी मदद करने वाली है चीज़। और मुझे लगता है कि हमारा एम्बिशन इस बार टॉप 5 चेस करना होना चाहिए। टाइटल के लिए जाओ, लड़ो टाइटल के लिए, बट मुझे लगता है कि और टीमों में बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस है। वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा आगे थे और उन्होंने अपनी टीम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो उस चीज़ से आप कैसे compete कर पाएंगे वो देखते हैं। क्योंकि अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें, जैसे मदुए के हैं, मुद्रिक हैं, एनकुंकू, तो इन प्लेयर्स का फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा हमारे टाइटल चैलेंज के लिए। और मुझे लगता है कि गोल्स तो हम स्कोर करेंगे, लेकिन जब एक डाउन टर्न आएगा फॉर्म में और जब थोड़ा सा वेयर ऑफ होती हैं टीम्स, और हर सीजन में एक पॉइंट आता ही है कि हर टीम थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होती है, तो उस फेज को हम कैसे नेगोशिएट करेंगे, वो हमारे लिए जनरली पिछले 2-3 सीजन से दिसंबर का महीना रहा है। दिसंबर जनवरी हमारा ख़राब रहता है, उसके पहले हम बहुत अच्छा खेलते हैं और उसके बाद हम जैसे तैसे अपना सीज़न संभाल लेते हैं। तो अगर वो चीज़ आती है तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं वो डिपेंड करेगा कि ये प्लेयर्स कैसा फॉर्म हिट करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोप नहीं है हमारे पास। तो यूरोप नहीं है तो मुझे लगता है कि उससे हमारे पास एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। और अगर हम सिर्फ 1 गेम एट अ टाइम की बात करें, 1 गेम अ वीक, तो ये स्क्वाड डेप्थ, ये प्लेयर्स आई थिंक इनफ हैं एक टॉप 4 फिनिश के लिए। तो आई जेन्युइनली फील दिस। ठीक है, आप लीग कप और एफए कप को भी इंक्लूड कर लें तो नॉकआउट फॉर्मेट होता है। अगर उसमें आप एक मैच हार गए मान लीजिए गलती से, तो आप बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा वो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, या बहुत सारे मैचेस आपको एक्स्ट्रा नहीं खेलने पड़ते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स जिनके साथ आप टो टू टो जाएंगे टॉप 4 रेस के लिए। उनको बहुत सारे मैचेस खेलने, चाहे लिवरपूल की बात करें आप, न्यूकासल की बात करें, आर्सेनल, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड। मैन सिटी को तो खैर मैं अलग रख देता हूँ, बट बाकी टीम्स की अगर हम बात करें तो उन पर एडिड प्रेशर होगा बिकॉज यूरोप में वो खेल रहे होंगे, वो compete कर रहे होंगे। आपके पास ना यूरोपा लीग है ना चैंपियंस लीग है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस सीजन। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है चेल्सी को लेके, आई थिंक चेल्सी फिनिशेस 4th इन द टेबल दिस सीजन, जो कि एक बहुत ही मैसिव अचीवमेंट होगा बिकॉज मैं लास्ट सीजन नहीं भूला हूँ। अगर आप लास्ट सीजन को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो आपको टॉप 4 एक बहुत ही मैजिकल अचीवमेंट लगेगी। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से उठ के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं भूल जाओ, उसको राइट ऑफ कर दो, लास्ट सीजन जो हुआ, ओनरशिप चेंज हुई थी, गलतियाँ हुई थी। नहीं, आप जिस कचरे में थे और जहाँ पर आप थे एक टाइम पे लग रहा था कि दिस पोजीशन इज़ अनसेवेबल, इतना आपके पास डेडवुड था, इतने सारे प्लेयर्स थे जो आपको बेचने थे, जो आपको समझ नहीं आया था कि आप कैसे इनसे छुटकारा पाएंगे। वो सब आपने कर लिया। मोस्टली 90% ऑफ दैट इज़ डन। आप अच्छे यंग एक्साइटिंग टैलेंटेड प्लेयर्स लाए हैं, एक अच्छा आप मैनेजर लाए हैं, प्री सीजन आपका अच्छा रहा है। तो आई थिंक अब आपको पॉजिटिवली आगे देखना चाहिए कि आप किस तरीके से इस सीज़न अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और आप टारगेट कीजिए टॉप 4,
टाइटल के लिए जाइए, मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप अपना एम हाई रखेंगे तो उससे थोड़ा ही नीचे आप लैंड करेंगे। तो अगर आप टाइटल को एम रखते हैं तो आप टॉप 4 आ सकते हैं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका फ्लिप साइड, अगर सब कुछ खराब हो जाता है और हम टॉप 4 में नहीं आते, टॉप 5 में नहीं आते, तो डिपेंड करता है कि हमने फुटबॉल कैसी खेली है और क्या हम सीज़न के एंड में इस पोजीशन में हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, पिन पॉइंट कर पाएँ कि हमारी गलतियाँ क्या थी। लास्ट सीज़न तो ये था कि इतना सब कुछ ख़राब हो रखा था कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में गलत चल क्या रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या प्लेयर्स ज़्यादा होने की वजह से गलत हो रहा है, क्या मैनेजर में दम नहीं है, क्या फ्रैंक लैम्पार्ड का अपॉइंटमेंट गलत था, क्या प्लेयर्स जो ड्रेसिंग रूम में वो कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत चल रहा है। बट अब जो है, अगर आप इस सिचुएशन में रहते हैं कि मान लीजिए आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर इन अ सिचुएशन कि आप पॉइंट आउट कर सके कि आपसे गलतियां कहाँ हुई और किस डिपार्टमेंट में आप इंप्रूव करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी सिचुएशन है टू बी इन। तो हमको इस तरीके से सीजन को अप्रोच करना है। मेरा प्रिडिक्शन है इज अ टॉप 4 फिनिश फॉर चेल्सी। आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और काफ़ी मज़ा आया आज, बहुत दिन बाद चेल्सी के लिए बात करी, चेल्सी का एक डेडिकेटेड वीडियो किया। तो देखते हैं यार इस सीज़न क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। पहला मैच लिवरपूल से, कांट वेट फॉर अस टू गेट स्टार्टेड। और देखते हैं काइसेडो की डील में क्या होता है, होती है कि नहीं। बाय द टाइम ये वीडियो आता है, क्या काइसेडो चेल्सी प्लेयर हो चुके होंगे देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं गाइज आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।